कहानी है समाज के अजगर भाग दो। दिल्ली में हम सिले सिलाए कपड़ों का व्यवसाय करेंगे। सुना है कि दिल्ली में यदि अच्छे संपर्क सूत्र बन जाएं तो विदेशों में तैयार वस्त्र निर्यात करके लाखों के वारेन्यारे किए जा सकते हैं। ठीक सुना है तुमने बेटी। मेरा मन भी चला था। जरूर लाखों के वारेन्यारे किए जा सकते हैं यदि संपर्क सूत्र अच्छा हो जाए तो। लेकिन संपर्क सूत्र का अर्थ जानती हो तुम? हाँ, क्यों नहीं। संपर्क सूत्र बढ़ने का अर्थ है लोगों से जान पहचान हो जाना। नहीं, मैंने कठोरता से कहा। कभी कभी इस शब्द के अर्थ बदल भी जाते हैं, यानी शून्य अर्जित करने के लिए अपने आप को अकारण मिटा डालना। एक ऐसी नदी बन जाना जिसका उद्गम तो होता है किंतु कोई सम्मानजनक अंत नहीं होता। गाजियाबाद स्टेशन निकल चुका था। हम दिल्ली के निकट पहुंच रहे थे। मैं बहुत असमंजस की स्थिति में था। मैं आरिका से कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या और क्यों कहना चाहता था, इसकी कोई साफ तस्वीर उभर कर मेरे मस्तिष्क में नहीं आ रही थी। लेकिन बेटी, व्यापार के लिए धन चाहिए। कितना रुपया होगा तुम लोगों के पास? रितेश के पास क्या है? एक तरह से कुछ भी नहीं, आरिका ने उत्तर दिया। वह कह रहा था कि मैं अपनी माँ के कुछ जेवर तथा पिताजी की सेफ से व्यापार लायक कुछ रुपए ले चलूं। आखिर बाद में वह सब कुछ मेरा और बड़े भैया का ही तो होगा। कल मिलने वाली चीज को आज ले लेने में क्या हर्ज है? मुझे कुछ और पूछने का अवसर दिए बगैर वह कहती गई। लेकिन मैं उन सब से घृणा करती हूँ। उनका रुपया, पैसा, जेवर आदि। मैं अपने भावी जीवन में कोई भी ऐसी चीज रखना नहीं चाहती जिसमें माता पिता की स्मृति जुड़ती हो। मैं अपने साथ जेब खर्च से बचाए हुए 100 रुपयों के अलावा और कुछ लेकर नहीं आई। मैंने रितेश से साफ साफ कह दिया था कि हम अपना आने वाला जीवन अपने हाथों अपने साधनों से बनाएंगे। तुम्हारी यह बात क्या रितेश को अच्छी लगी थी? मैंने पूछा। शायद नहीं। उसने कुछ सोचा, थोड़ी झिझकी, फिर बोली। बल्कि वह जेवर तथा रुपया न लाने की बात पर काफी नाराज भी हुआ था। फिर क्या? वह दोनों आंखें मूंदे सोचता रहा। फिर मुझसे बोला, आरिका, जब तुम साथ हो तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? तुमने उससे साफ साफ पूछा नहीं? कहानी, उपन्यास तथा फिल्मों में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में आदमी को अपने विवेक व अपने श्रम से सब कुछ ठीक करना पड़ता है। आप समझते क्यों नहीं? फिर कुछ रुककर वह बोली, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। फिर भी बेटी, मैंने आज तक अविश्वासघात होते नहीं देखा। जब भी घात हुआ विश्वास के साथ ही हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो। ट्रेन यमुना के पुल से गुजर रही थी। हमारे पास समय बहुत कम बचा था। रात के 1:35 हो चुके थे। मैंने हिम्मत बटोरकर आरिका से पूछा, बेटी, मुझ पर भरोसा रखकर क्या मेरी एक बात मानोगी? हाँ हाँ कहिए। आज रात तुम मेरे घर चलो। तुम्हारे रितेश को भी हम अपने साथ ले चलेंगे। मगर मत करो। हाँ कह दो। आगे बढ़कर हम लौट नहीं सकते, परंतु तुम जहाँ हो वहीं रुक जाओ। वहाँ तुम अपनी चाची के साथ सोना। ना जाने किस प्रेरणा से आरिका मेरी बेटी सीमा की तरह मेरे प्रति आज्ञाकारिणी हो गई। बोली, ठीक है, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो आपकी बात मान ही लेती हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकास द्वार पर रितेश अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। लंबे तगड़े, छोटी छोटी खसखसी दाढ़ी तथा बारीक तराशे बालों वाले रितेश के दोस्त मुझे अजीब लगे। रितेश ने मुझे अनदेखा करते हुए कहा, आरिका, चलो टैक्सी में बैठो, हम होटल चलते हैं। पहले ही काफी देर हो चुकी है। रितेश को अपना परिचय पत्र थमाते हुए मैंने कहा, आरिका मेरे साथ जा रही है। कल तुम मेरे घर आना। बाकी की बातें वहीं करेंगे। तीनों दाढ़ी वाले सफेदपोश मेरा रास्ता रोककर लाल लाल आंखों से मुझे घूर रहे थे। इसी बीच मेरा बेटा आ पहुंचा था। उन तीनों में से एक मुझसे बोला, यह लड़की लखनऊ से दिल्ली आपके मकान में सोने के लिए नहीं आई है। उन तीनों को देखकर आरिका के होश उड़ते दिखाई दे रहे थे। वह दृढ़तापूर्वक बोली, रितेश, मैं चाचा जी के घर ही रहूंगी। तुम कल मुझसे इनके यहाँ ही मिलना। मुझे लगा कि कुछ दंगा फसाद होने वाला है और मेरा बेटा इस सब के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। इसी बीच भागते हुए 2 सिपाही हमारे पास आए। मुझे कुछ कहने का अवसर दिए बिना आरिका ने उन सिपाहियों से कहा, कृपया हमें हमारे घर पहुंचने में मदद कीजिए। मैं नहीं जानती कि ये लोग कौन हैं और क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हैं। मैंने भी उन्हें अपना परिचय दिया। वे हमें हमारी कार तक पहुंचा गए। ना जाने क्यों रितेश इस दौरान मौन रहा।
अगले दिन रितेश के दोस्तों के धमकी भरे फोन आने के बाद आरिका को पूरी तरह एहसास हुआ कि वह अजगरों के मुंह में जाने से बाल बाल बची है। बाकी का काम मेरी पत्नी ने किया, उसने आरिका से कहा। मेरी मुन्नी, आदमी का दुख दीपक की तरह होता है, वह खुद अपने आप को पल पल जलाकर दूसरों को प्रकाश देता रहता है। लौट जाओ अपने घर, स्वयं जलकर अपने घर को अपनी ज्योति से आलोकित कर दो। लेकिन चाची जी, मैं कैसे किस मुंह से वापस जाऊं? तुम्हारी वापसी, यानी कि पूरे मान सम्मान के साथ वापसी हमारा काम है। जैसे भी हो इसे हम करेंगे। मेरी पत्नी उसकी पीठ सहलाते हुए बोली। जीना जीते रहना जिंदगी की शर्त है। जब साथ चलने वाला कोई ना मिले तो वीरांगी को अपना हमसफर बना लो। मेरी बेटी, तुम मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगी। आरिका को मैं 4 दिनों बाद उसके घर वापस पहुंचा आया। उसके माता पिता को मैंने टेलीफोन से पहले ही सब कुछ समझा दिया था। पिछले 5 साल से उसके पत्र मेरे तथा मेरी पत्नी के नाम आते रहते हैं। अभी कल ही उसका पत्र मेरी पत्नी के पास आया है। चाची जी, मैं केंद्रीय सचिवालय की सेवाओं हेतु चुन ली गई हूँ। जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी। मेरी पत्नी मुस्कुराकर मुझसे कहती है। अब तक एक थी, अब हुक्म बजाने वाली एक और हो गई। चलो कमरा ठीक करूं। आखिर हुक्म तो हुक्म ही है। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज़ लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।